दीपावली में दीप जलाने के विश्व रिकॉर्ड करने पे करोड़ों रुपए का खर्चा एक शाम की कीर्ति के लिए कर दिया जाता है। एक मंदिर के लिए इतनी जानों की कुर्बानी ली गई है, इतने पैसों का खर्च किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति उस राम मंदिर में से दिखाई देगी। अनफॉर्चुनेटली वो उत्कृष्टता आज की जो शिक्षण प्रणाली है उसमें दिखती नहीं है। इसी के चलते जो सामान्य शिक्षण है उसमें ग्रेजुएट होने के बाद भी लोगों को अपनी नौकरी की क्षमता में कोई इजाफा नहीं दिखता। पहले एक जमाना था मेरे वक्त तक कि ग्रेजुएट हो जाते थे तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते थे कि भाई ग्रेजुएट हो गए हैं, अब अफसर बन जाएगा करके। आज ग्रेजुएट होने पर आप शायद स्वीपर की नौकरी भी ना पाए। सरकार के अपने खामियों की बात करी, एजुकेशन सिस्टम में, पॉलिसीज में, सभी चीज में। आपकी नजर में कुछ अच्छाइयां हैं? आपकी नजर में क्या सबसे बड़ी अच्छाई है कि हाँ, इसको तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक अच्छाई है सरकार में? सोचना पड़ेगा। वेलकम ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर टू द एनिमेटिक होराइजन्स न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मेरा नाम है रॉबिन त्यागी। मैं एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने एक नए पॉडकास्ट के एपिसोड को लेकर आया हूँ। गांधी जी की विचारधारा हमने स्वतंत्रता संग्राम के बाद से लेकर आज तक उसी को फॉलो किया है, उसी के स्टेप्स पर हम चले हैं। गांधी जी की विचारधारा को, गांधी जी के स्टेप्स को आज तक भी जीवित रखने के लिए जिन लोगों ने उनको जीवित रखा है या उनके परिवार के सदस्यों ने जिनको उसको जीवित रखा है, तो वो आज हमारे साथ हैं। तुषार गांधी सर, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ गांधी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार रॉबिन जी। सर, आज के इस एपिसोड में हम आपसे बहुत सारी चीजों पे सवाल पूछेंगे। शायद हो सकता है कुछ सवाल थोड़े से खट्टे रहे, कुछ सवाल थोड़े से मीठे रहे, कुछ आइडियोलॉजीज पर हैं, कुछ हमारे सोसाइटी के सिस्टम पर है, कुछ पॉलिटिकल होंगे। जरूर पूछिएगा। पहला सवाल सर, गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी तो उनमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो कभी भी मतलब गोमांस या इस तरीके की चीजों का, गो वंश का सेवन नहीं करेंगे, भले वो मर भी जाए, मरने के बाद भी। क्या ऐसा सच है या क्या हुआ था? नहीं, सच है। वो उन्होंने खुद ही ने लिखा था कि उन्होंने कभी भी सेवन किया नहीं और करना चाहते भी नहीं थे। उनकी जान बचाने के लिए भी वो अगर जरूरत हो जाए तो वो अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन गोमांस का सेवन नहीं करेंगे। वो उनकी वैष्णव मान्यता में से उद्भव हुआ एक उनकी मान्यता थी। और पर उन्होंने उसके साथ साथ ये भी हमेशा कहा कि मैं मेरी जान बचाने के लिए गौ मांस का सेवन नहीं करूंगा, उसी तरह से गौ को बचाने के लिए किसी इंसान की जान भी नहीं लूंगा। ये उतना ही महत्वपूर्ण है समझना। उन्होंने कभी भी किसी से वो गौ मांस का सेवन करते थे, गौ मांस खाते थे, गौ हत्या करते थे, उसके लिए उनसे नफरत कभी किसी से नहीं की थी उन्होंने। तो जैसे सर आप का जो इस पे विचार है, जो आपने लास्ट में इसमें ऐड कर दिया है कि हाँ, अगर कोई हत्या कर रहा है या मॉब लिंचिंग की बात करें गोवंश को बचाने के लिए, तो क्या ये सही नहीं है कि मतलब जिस चीज को हम एक देवतुल्य मानते हैं अपने देश में, तो उसको बचाने के लिए या उसको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स होने चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए? वो देवतुल्य हमारे लिए है। जिनके लिए वो जी। देवतुल्य नहीं है, जिनके लिए वो एक जानवर है जिसका सेवन मान्य है, उनको वो अधिकार है। जो हमें उसकी पूजा करने का अधिकार है, वही उनको उसका सेवन करने का अधिकार है। उसके वो हम, क्योंकि हमारा राज है, वो अगर हम करने लगे तो फिर वो लोकशाही नहीं रहती, हुक्मशाही हो जाती है। जी। गांधी जी ने स्वदेशी स्वराज की बहुत मुखरता से आवाज उठाई थी और ऐसे आंदोलन भी चलाए थे। क्या आपको नहीं लगता कि जो अभी हमारी करंट सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसमें कुछ ऐसी छवि दिखती है उसके काम में कि हाँ, स्वदेशी या स्वराज की वो बात करते हैं, मेक इन इंडिया के तरफ अगर मैं सोचूं?
मेक इन इंडिया का कैंपेन तो करते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया दिखता नहीं है। बापू का जो मेक इन इंडिया था वो मेक इन इंडियन विलेजेस तक जाने वाला था, कि उत्पादन का स्रोत हमारे गांव हो, गांवों में जो उत्पन्न हो सकता है उसका हम उपभोग करें। ये उनकी स्वदेशी की कल्पना थी। आज हमने स्वदेशी को ये कह दिया है कि दुनिया की सारी कंपनियां ये भारत में आओ और भारत में बनाओ और बाजार बना दो भारत को। वो उनके स्वदेशी का की परिकल्पना नहीं थी। भारत का सामान भारत में ही बने और भारत के लोगों के उपयोग के तक का बने, इस तरह से गांवों के स्वावलंबन को उन्होंने स्वदेशी के साथ उसकी तुलना की थी। इसमें अभी की जो स्वदेशी की कल्पना है उसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को हमारी जमीनें, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वो सब हम दे रहे हैं कि आप आइए इनका उपभोग करिए और बनाकर अपना माल बेचिए। ये बापू की परिकल्पना वाला स्वदेशी नहीं था, क्योंकि इसमें गरीबों का उत्थान नहीं होता है। बापू की स्वदेशी में सबसे बड़ा फायदा गांव देहातों को हो रहा था। अभी का जो स्वदेशी है उसका सबसे बड़ा फायदा शहरी अमीरों को हो रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों में अमीरों की संख्या में वृद्धि हुई है, उतनी ही गरीबों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि अमीरी बढ़ी है तो गरीबी घटी हो। अगर स्वदेशी स्वराज की बात जो गांधी जी ने की थी उसके बाद सरकार हाँ, ने किया, लेकिन इस बीच में एक राजीव दीक्षित जी आए थे जिन्होंने बड़ी मुखरता से इस दौर को, इस जो स्वराज और स्वदेशी का है, बड़ा तेजी से इन्होंने कैंपेन चालू किया था। तो आपको क्या लगता है कि हमें दोबारा से एक गांधी जी के बाद जैसे राजीव दीक्षित जी आए, ऐसे ही दोबारा किसी राजीव दीक्षित की जरूरत है? हमें जरूरत है ईमानदारी की। आज हमारे बोलने में और हमारे करने में ईमानदारी की कमी दिख रही है, और इसी के लिए हमें दिखता है कि बोलते तो बहुत है, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं वो बोल फीके पड़ते हुए उन बोलों में करने की नीयत का अभाव दिखने लगता है। मुझे लगता है कि अगर हम हमारे आचरण में सत्य को प्रमुख बना दें और जो कहते हैं वो करें, या जो करते हैं वो उसके बारे में ही बात करें, तो वो बदलाव आ जाएगा स्वाभाविक तरीके से। फिर वो चाहे उसमें गांधी जैसा कोई मिले हमें या कोई और हो, उससे व्यक्ति से फर्क नहीं पड़ेगा। वो आचरण की जरूरत है। आचरण की कमी होने के कारण आज हमें दिख रहा है कि बातें तो बहुत खूबसूरत सुनने में आती है, लेकिन उनका कार्यों में बदलाव होता हुआ नजर नहीं आता। नहीं, अगर गांधी जी आज के टाइम में होते तो मॉडर्न टाइम में जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस या सिनेरियो चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो क्या वो ये ना बोलते कि हम अपना सामान तो बना रहे हैं तो इसको हमें दूसरे देश में भी बेचना चाहिए जिससे कि हमें कुछ पूंजी अर्जित हो जाए? उन्होंने हमेशा ये कहा था कि हम उत्पादन ऐसा करें कि जो हमारी जरूरत के लिए हो, और जो हमारी जरूरत से ज्यादा उत्पन्न हम करें वो हम दूसरों के साथ बांट कर सबको उसका फायदा करवाएं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हम ज्यादा प्रोडक्शन ना करें, पर उन्होंने ये कहा था कि प्रोडक्शन करने का जो मायना है वो भी ऐसा होना चाहिए कि दोनों हाथों को काम मिले। आज जिस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, देखिए एक तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, उसमें हम मना नहीं कर सकते, पर उसके साथ साथ जैसे अमीर बढ़ रहे हैं लेकिन गरीब कम नहीं हो रहे, वैसे ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही है। क्योंकि जो सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है वो ऑटोमेशन में आ रहा है। और हमारे जैसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी है, वहां अगर उद्योग हमारे लोगों को काम ना देता हो तो वो उद्योग निकम्मा है। सरकार तो स्किल ट्रेनिंग की बात करती है। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, मैंने वही क्या? कहा रॉबिन जी के, बात और काम में बहुत अंतर है। बातें तो बहुत खूबसूरत सुनने को मिलती है हमें, जी। लेकिन काम जब हो रहा है वो विपरीत हो रहा है।
एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं सर, तो मॉडर्न वाला एजुकेशन सिस्टम जो अभी का है वो ज्यादा अच्छा था, या हमारा पुराना जो गुरुकुल की बात करें या पुराने टाइम में जो विद्यालय थे या स्कूल कॉलेजेस थे वो ज्यादा इफेक्टिव थे? पुराना जो था वो पुराने काल में बहुत उपयुक्त था, उत्तम था। काल बदल रहा है, उसके साथ हमने बदलना ही होगा। अनफॉर्चुनेटली वो उत्कृष्टता आज की जो शिक्षण प्रणाली है उसमें दिखती नहीं है। इसी के चलते जो सामान्य शिक्षण है उसमें ग्रेजुएट होने के बाद भी लोगों को अपनी नौकरी की क्षमता में कोई इजाफा नहीं दिखता। पहले एक जमाना था मेरे वक्त तक कि ग्रेजुएट हो जाते थे तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते थे कि भाई ग्रेजुएट हो गए अब अफसर बन जाएगा करके। आज ग्रेजुएट होने पर आप शायद स्वीपर की नौकरी भी ना पाए, और इंजीनियर होने पर प्रधानमंत्री आपको पकौड़े का स्टॉल डालने को भी बता सकते हैं। तो ये फर्क आ गया है हमारी शिक्षण की जो स्तर है उसमें गिरावट इतनी आ गई है कि आखिर में एक इंजीनियर को चाय की टपरी या पकौड़े का स्टॉल डालना जरूरी हो जाए अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। एजुकेशन सिस्टम पे हमने बात करी, अगर हम स्टूडेंट के सुसाइडियल अटेम्प्ट या सुसाइड केसेस की बात करते हैं तो क्या कितना बड़ा योगदान है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, या हम एक फैक्ट्री में तब्दील हो चुके हैं कि नहीं, हमें प्रेशराइज इतना कर दिया गया है कि हमें स्टेप्स या तो आउटपुट देना है, नहीं तो फिर हम इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे कि एक अटेम्प्ट इस तरीके की जगह बच्चे जाने आज लगे। ही देखिए महाराष्ट्र में आज ही फिगर्स आए हैं कि जो सुसाइड के नेशनल फिगर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा सुसाइड किसान और विद्यार्थियों का दर उसमें है। ये इसका कारण ये है कि दोनों में फ्रस्ट्रेशन है। किसान मेहनत करता है, खेती करता है, अपने अन्न पकाता है, उसका उसको वो नहीं मिलता, मुनाफा नहीं होता उसमें से, और वो डेट ट्रैप में चला जाता है, उसके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, आखिर में उसको फांसी लेनी पड़ती है। विद्यार्थी भी पढ़ने की उत्तम शिक्षा के लिए कमर कसता रहता है, लेकिन शिक्षा का बोझ इतना उसके सर पे आ जाता है कि आखिर में वो सोचता है कि इससे अच्छा जिंदगी खत्म कर दें। तो ये एक प्रतिबिंब है हमारी शिक्षा प्रणाली की फेलियर का, कि विद्यार्थी भी एम्पावर नहीं होता उससे। आज शिक्षा तो मिलती है, शिक्षा में कई डिग्रियां मिल जाती है, लेकिन उससे जो एक ज्ञान मिलना चाहिए वो ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान नहीं मिलता उसी के कारण फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं। तो इसमें हमारी सरकार को आपको क्या लगता है, वो कुछ प्रयास कर रही है या विफल है? जरूरत जो आबादी है और जो जरूरत है उस आबादी को सुशिक्षित करने के लिए, और इसमें मैं जब सुशिक्षित की बात करता हूँ उसमें मैं सिर्फ स्नातकों की बात नहीं करता कि डिग्रीधारियों की बात नहीं करता। ऐसे सुशिक्षित लोग तैयार हो हमारी शिक्षा प्रणाली से जो उस बेसिक एजुकेशन के बाद कुछ करने के काबिल बन जाए। वो जब तक नहीं होता तब तक कोई भी किसी भी तरीके का प्रयास बेमायने बेमतलब होगा, और वही दिखाई दे रहा है आज। प्राइमरी एजुकेशन है तो प्राइमरी एजुकेशन में टीचरों का स्तर इतना निम्न कक्षा का है कि 10वीं पास बच्चा जब निकलता है तो उसको सही मायने में कुछ भी नहीं आता होता। वो रट्टा मारने के सिवा अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। तो ये जो फेलियर है, ये जो पॉलिसी फेलियर है कि सरकार अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रही है। अभी एक मैंने सुना एक बच्चे को जिसको शिक्षा देने के लिए कोर्ट में से हुक्म निकला था, मुजफ्फरनगर का जो विक्टिम था, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि यूपी सरकार ने उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी है। तो मैंने सुना है कि उसको आज एक ऐसी स्कूल में भर्ती किया गया है जो उसके घर से 25 किलोमीटर दूर है वो स्कूल। इसका मतलब है कि 6 साल 8 साल का जो बच्चा है
वो थोड़े दिनों में थक जाएगा स्कूल जाते जाते और ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो जब तक हर बच्चे को उसके घर के 4 किलोमीटर के अंतर पर स्कूल नहीं मिलता, तब तक वो क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकता। और ये क्षमता हमारी सरकार पूरी नहीं कर रही है। और जो प्राइवेट एजुकेशन है प्राइमरी लेवल का और हायर एजुकेशन का, वो गरीबों की पहुंच के बाहर है, बिल्कुल। गांधी जी के आखिरी शब्द थे हे राम। तो गांधी जी श्री रामचंद्र के बड़े भक्त भी बताए जाते हैं रहे होंगे। आप उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो राम को हमें मानते थे, वो हमेशा अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, लेकिन वो सनातनी हिंदू के साथ साथ सहिष्णु हिंदुत्व की बात करते थे कि उनका जो हिंदू धर्म था वो सहिष्णु था, सर्वसमावेशी था, सबको अपने आप में समा लेने वाला, एक वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला और आचरण करने वाला हिंदू धर्म था। किसी को जय श्री राम ना कहने पे मारने वाली राम भक्ति नहीं थी। ये फर्क है आज जिसको राम भक्ति कही जाती है उसमें, और जो गांधी अपनी जीवन में जो राम भक्ति करते थे उसमें। तो राम मंदिर की अगर हम बात करते हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और अब जाके राम मंदिर का निर्माण जो पूर्ण होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि बहुत बहुत लेट हुआ, मतलब इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुल्क को एक राम मंदिर के लिए, और मुझे नहीं लगता कि हर चीज का एक मूल्य होता है, और उस मंदिर का मूल्य इंसानों की जानों की जो आहुति उसके लिए दी गई है उसके तुल्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक व्यर्थ चीज है। हमें कोविड के बाद ये पता चला कि अस्पतालों की जरूरत है, अस्पताल नहीं मिल रहे हैं। हमें पता है कि हमारे गांवों को स्कूल की जरूरत है, उनको स्कूल नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दीपावली में दीप जलाने के विश्व रिकॉर्ड करने पे करोड़ों रुपए का खर्चा एक शाम की कीर्ति के लिए कर दिया जाता है। एक मंदिर के लिए इतनी जानों की कुर्बानी दी गई है, इतने पैसों का खर्च किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति उस राम मंदिर में से दिखाई देगी। आपकी नजर में हिंदू और हिंदुत्व में क्या डिफरेंस है, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? हिंदू एक धर्म है, जीवन शैली है। हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, सत्ता प्राप्ति का एक शस्त्र। उसमें बहुत बड़ा फर्क है, उतना ही फर्क है जितना कि सामान्य व्यक्ति और एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच में होता है। हिंदुत्व और हिंदू को जो हमने एक दूसरे के लिए कंफ्यूज कर दिया है वो गलत है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल पैंतरा है और हिंदू एक जीवन शैली का आधार है, एक जीवन शैली जीने का स्रोत है, जो गांधी जीते थे। क्या तुषार गांधी ब्राह्मण्स के खिलाफ हैं? एक आपकी किताब आई थी, हाँ, उसमें मैंने उस आपको किताब में भी कभी सारे ब्राह्मणों की टीका नहीं की है। वो गलत तरीके से प्रचार किया गया था। मैंने कहा था कि गांधी को मारने की, हत्या की साजिश में जितने भी लोग थे वो सारे ब्राह्मण थे। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ब्राह्मणों ने गांधी को मारने की साजिश की थी। जब तक मेरा खुद का सवाल आता है तो आज जिस तरीके का हिंदू धर्म की छवि बनाई गई है उसमें मैं बहुत ही सीरियसली अब एथिस्ट अपने आप को कहलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हिंदू धर्म का मैं एक अंश नहीं हो सकता। आपका ने दांडी मार्च को दोबारा से रिजुनेट किया, क्या कारण था? हम्म। क्या सोचते कि हाँ मुझे ये करना है, या इसकी क्या जरूरत थी? इतिहास को हमने स्मरण में रखना बहुत जरूरी है, और ये एक ऐतिहासिक घटना थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मेरे परदादा ने इसका नेतृत्व किया था, ये मेरे लिए इसलिए महत्व थी कि उनके साथ 80
सर्वसामान्य हिंदुस्तानी चले थे और उन्होंने भी कुर्बानी दी थी। और उसके बाद जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें सैकड़ों सामान्य भारतीयों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, अपने समय की, अपनी सुरक्षित जीवन को कुर्बान किया था उन्होंने। और उन सबको कुर्बानियों को हमने याद करना जरूरी था और इसीलिए हमने वो जब 75वीं सालगिरह थी हुई दांडी की, तो हमने उसे वापस एक बार चल कर अपनी श्रद्धांजलि दी। और फिर सरकार की मदद से हमने दांडी में वो स्मारक भी नमक सत्याग्रह के शहीदों के लिए खड़ा किया। और ये जरूरी था कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि दांडी कूच में अकेले गांधी नहीं थे, उनके साथ और 80 लोग थे जो अभी गुमनामी के पर्दे के पीछे चले गए। सरकार के अपने खामियों की बात करी, एजुकेशन सिस्टम में, पॉलिसीज में, सभी चीज में। आपकी नजर में कुछ अच्छाइयां हैं? आपकी नजर में क्या सबसे बड़ी अच्छाई है कि हाँ, इसको तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक अच्छाई है सरकार में? सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार जिस मार्ग से सत्ता में आई हो उसी को खोखला करने की चेष्टा में अपने दिन बिताती हो, उसके लिए अच्छाइयां ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कि किस तरह से एक के बाद एक हमारी लोकशाही के जो स्तंभ माने जाते हैं उनको खारिज किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, ढोया जा रहा है। ऐसी अवस्था में मेरे लिए प्रशंसा करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी हाँ, मैं कमी। एक इस बधाई जरूर दूंगा कि पॉपुलैरिटी को ही अगर एक मापदंड माना जाए तो पॉपुलैरिटी अपनी तरफ करने में ये सरकार बहुत माहिर है, मार्केटिंग करने में, मार्केटिंग करने में। अगर इस सरकार की जो आइडियोलॉजी है उसकी अगर हम सबसे निम्न स्तर का अगर आप कहेंगे कि हाँ सबसे बड़ी कमी है, वो क्या होगी आपकी नजर में? सत्य, सत्य की कमी हमारे लिए एक बहुत खतरनाक सिम्टम है कि हमारी सरकार सत्य को मूलभूत तत्व नहीं मानती। और दूसरे खतरे की घंटी हम मेरे लिए खास ये है जिस तरह से उन्होंने घृणा का चलन सर्वसामान्य कर दिया है, वो हमारे लिए एक नासूर बन सकता है। सरकार की इतनी नाकामयाबियां हैं, इतने इतने विरोध है, इतना पैरालिसिस है पॉलिसीज में, फिर भी सरकार एक जो मोमेंटम है सत्ता में बने रहने का या नई नई राज्यों में बने रहने का, तो वो बड़ी आसानी से अचीव कर रही है। क्या हमारी जनता भी उस तरीके से ही, मतलब उसके दिमाग में बैठ गया है, या वो सोच नहीं पा रही है, या सोचने नहीं दिया जा रहा है? हमें गलत चीजों को महत्वपूर्ण बनाने की एक लत डाल दी गई है और जो चीजें जरूरी नहीं है उसके पीछे हम पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, उसके लिए हम तालियां बजा रहे हैं, ऐसी चीजों से जिससे हमारे सर्वसामान्य जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको वो एक आदत डाल दी गई है कि भाई अभी देखे ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इतने खर्चों से किया, भारत को उसका कोई फायदा नहीं, भारत के गरीबों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सैकड़ों करोड़ों रुपए उसके पीछे एक साल तक सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा धुएं की तरह उड़ा दिया गया। और हमें इसकी लत पड़ गई है कि देखो हमारे प्रधानमंत्री का रुतबा देखो कितना, वो सारे विश्व के नेता आते हैं उनके पास, और जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे गरीब की भूख नहीं मिटती, ना ही जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उसको रोजी मिलती है, ना जो अशिक्षित है उसको शिक्षा के साधन प्राप्त होते हैं, ना ही मरीज को
अस्पताल या दवाइयाँ आसानी से मिलने लगती है। लेकिन हम खुश हैं कि भाई इतना बड़ा हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर दिया, जो हर साल किसी न किसी देश के पास जाता है और वो उसे होस्ट करता है। हमने जितना बड़ा तमाशा किया उतना तमाशा उसके एक भी मेंबर देश ने आज तक नहीं किया। तो ये आपको जो नहीं लगता सारी कि चीजें हमें आदत डाल दी गई है कि जो गैर जरूरी चीजें हैं उसमें ही उलझे रहो, मंदिर में उलझे रहो, मस्जिद में उलझे रहो, हिंदू मुसलमान में उलझे रहो। अब देखिए मिजोरम जल रहा है इतने महीनों से, पर जैसे गाजा का युद्ध हमारे देश में लड़ा जा रहा हो उस तरह से हम उछल कूद कर रहे हैं उसके ऊपर। हमें पड़ी नहीं है, हमें परवाह नहीं है कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण रखने वाला राज्य जो एक ऐसी जगह पे है जहां हमें हमेशा विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ता है, वहां इतनी आगजनी और हिंसा भभूक रही है। हमें तो चिंता नहीं आपको है इस चीज की। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष में जो नेता हैं या कोई ऐसा नेता नहीं उभर कर आया है कि कोई ये सच लोगों को बता पाए? भारत लोग जोड़ो सुनने यात्रा को में तैयार नहीं है, लोग सुनने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। राहुल पिछले एक साल से बात कर रहे हैं, सारी चीजों के सारे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि सरकार ने राहुल की एक छवि बना दी है जो सबके दिमाग में ठोस दी गई है। तो ये हमारी जो अंधभक्ति का स्वरूप दिखाई दे रहा है वो पॉलिटिक्स में भी आज आ गया है, और वो अंधभक्ति लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं वो रैशनलिज्म से ही होती है। सवाल पूछने पर जवाब को अपना अधिकार समझने वाले लोगों को के होने पर ही वो डेमोक्रेसी हेल्दी हो सकती है। जी हुजूरी करने वाली जनता अगर हो जाए तो डेमोक्रेसी का पतन होता है। गांधीवादी विचारधारा की अगर हम बात करते हैं, आज से हम 40 साल 50 साल पहले अगर बात करते, किसी भी युवा से पूछते तो वो गांधी जी के विचारों को बड़ी इजीली एक्सेप्ट करता, और आज भी ऐसा है कि बहुत युवा ऐसे हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कमी आई है। ऐसा क्या कारण रहा है? क्योंकि गांधीवाद को एक असंभव चीज बना के रख दिया था। गांधीवाद एक प्रैक्टिकल थियरी थी, एक एप्लीकेशन था जो रोजाना जिंदगी को सरल करने में मदद रूप हो सकता था, लेकिन उसका जो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था उसको भुला दिया गया, और जो फिलोसॉफिकल बातें हैं उसी को सबके ऊपर लादा जाता है। तो इसके कारण वो एक एलियनेशन आ गया, क्योंकि जब बापू जिंदा थे तो उनकी करनी पर से लोग ज्यादा प्रभावित होते थे उनके कथन से ज्यादा। आज करनी दिखती नहीं है और कथन ही दिखते हैं, तो उसका प्रभाव कम होना स्वाभाविक हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में आपने भी वहाँ भाग लिया था, पार्ट लिया था। भारत जोड़ो यात्रा क्या सफल मानी जाएगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा सफल या असफल, अगर हम इलेक्शन रिजल्ट्स पे से मानेंगे तो वो असफल मानी जाएगी, क्योंकि कर्नाटक के सिवा कहीं कांग्रेस को उसका फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस अपने अपनी सत्ता गंवा दी है। पर भारत जोड़ो यात्रा का मैं ये नहीं समझता कि उसका मकसद इलेक्शन में जीतने की स्ट्रेटेजी से उसको किया गया था। हाँ, ये जरूरी है कि इलेक्टोरल गेन्स उसमें से हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो ज्यादा बड़ा संदेश उसमें से था वो समाज में एक जागृति लाने के लिए, मोहब्बत का पैगाम समाज में प्रचलित करने के मकसद से वो किया गया था, और वो कई अंशों तक कामयाब हुआ था। लेकिन घृणा की राजनीति इतनी कामयाब हो गई और हावी हो गई है हमारे समाज पर कि एकल दोकल यात्रा से कोई फर्क पड़े ऐसा मुझे लगता नहीं है। हमने ये प्रयास और बड़ी
तादाद में और बड़े प्रमाण में करना आवश्यक है। इसलिए सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा करने से देश में बदलाव आ जाएगा, ये मानना मुझे नहीं लगता कि लाजमी होगा। क्या स्पिरिचुअलिटी, योगा इस देश में जो एक माहौल बना है उसको तोड़ने में, उस तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब रह पाएगा? देखिए, योगा और स्पिरिचुअलिज्म अपनी जगह है, वो एक पर्सनल चीज है। उसको हम जब पब्लिक करके उसका तमाशा करने लगते हैं और उसको पेट्रियोटिज्म के साथ जोड़ देते हैं तो उसमें खामी आ जाती है। योगा मेरी खुशहाली, मेरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्पिरिचुअलिज्म मेरे विकास के लिए, मेरी मानसिक विकास के लिए जरूरी है। ये मेरे निजी उपयोग की चीजें हैं, उसको सार्वजनिक करके उनको हल्का कर दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि ये जो फर्क है एक सार्वजनिक जीवन में और एक निजी जीवन में, उसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और आपकी नजर में आरएसएस क्या है? एक विचारधारा बनाने वाला एक एक समुदाय, देशद्रोही विचारधारा है, देश के लिए घातक और देशद्रोही विचारधारा है, क्योंकि उनकी विचार में सर्वोपरि एक विघटनवादी विचारधारा है। सेवा वगैरह का जो एक आप बात एक है बहुत बड़ी वो है, लेकिन संस्था, हाँ, बहुत बड़ी संस्था पर आप सीधा आप एक विघटनकारी। बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो है। सच्चाई को बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सत्य है वो मैं कह रहा हूँ। और सिर्फ मैंने नहीं कहा, सरदार पटेल ने भी कहा था, पंडित नेहरू ने भी कहा था, बापू ने भी इसकी चेतावनी दी थी। कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं सर, अगर हम पार्टी की बात करते हैं, पॉलिटिकल देखिए, पार्टी अगर लोकशाही की बात हम करेंगे तो उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मल्टीपल पार्टीज होना लोकशाही के लिए अनिवार्य है। और इसलिए कांग्रेस का जो की जरूरत जो है वो हमारी लोकशाही को की सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी भी सेहत अच्छी रहे। हाँ, वो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अंतर्मुख होकर उसके अंदर जो कमजोरियां आई हैं, जो बिगाड़ आए हैं, उनको सुधारने की कोशिश करना आज बहुत जरूरी हो गया। आप सर अभी रिसेंट में पैलेस्टीन को लेके कुछ एक वो मतलब सेव पैलेस्टीन करके का हिस्सा बने हैं, वो क्या है, थोड़ा सा आप हमें अगर पता है? देखिए, जहां भी सामान्य व्यक्ति के अधिकारों की बात आती है वहां मैं उन व्यक्ति की लड़ाइयों के साथ, उन जन समूह के लड़ाइयों के साथ हमेशा संलग्न होता आया हूँ। और मुझे लगता है कि फिलिस्तीनी लोगों का अपनी मातृभूमि के अधिकार को से वंचित होना, ये आज के ज़माने में मानवता के खिलाफ एक बहुत संगीन जुर्म है। और उसमें न्याय होना ज़रूरी है। और इसलिए मैं फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आज दुनिया उनके साथ खड़े होने में झिझक रही है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे इतने हर टाइप का क्वेश्चन किया, ऐसे सवाल जो कभी कोई करता नहीं होगा, लेकिन हाँ, हमने पूरा खट्टे मीठे सभी सवालों का आपसे जवाब लिया। जरूरी है कि हम हर चीज पे बात करें, निखालसता से बात करें, क्योंकि वो सिर्फ मीठे मीठे सवालों से तो समस्याओं का हल नहीं होता। थैंक यू सो मच सर, बी अ पार्ट ऑफ आवर न्यू पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।